आज की ये कहानी अनिर्बन के मॉम एंड डैड के साथ आज से करीबन 38 साल पहले 1976 में घटी सर्दी की एक रात की घटना पर आधारित है। अनिर्बन के डैड एक ऐसे काम से जुड़े हुए थे जिसके कारण उन्हें वीक में एटलीस्ट 2 बार अपने कोलकाता के घर को छोड़ दुर्गापुर जाना पड़ता था। उनकी कंपनी ने उनके लिए दुर्गापुर में एक गेस्ट हाउस फिक्स कर रखा था, जहां उनके लिए एक अलग से कमरा था। वो जितनी बार भी दुर्गापुर जाते उस गेस्ट हाउस के उसी कमरे में ठहरते जिसकी खिड़की खोलने पर सामने वाले का दिल दहल जाए। गेस्ट हाउस के उस रूम की खिड़की खोलते ही सामने का नजारा एक कब्रिस्तान का था। हालांकि इस बात से अनिर्बन के डैड को कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उनका विश्वास भूत प्रेत और आत्माओं से ज्यादा अपने ईश्वर पर था और दूसरा अपने आत्मविश्वास पर। और ऐसा कहते हैं कि जिनका आत्मविश्वास और दिल मजबूत होता है उन्हें भूत प्रेत की बातें या उनकी मौजूदगी कभी सता नहीं सकती। इस गेस्ट हाउस में आज तक अनगिनत हादसे हुए और तो और इस गेस्ट हाउस का मैनेजर यहां आने वाले हर गेस्ट को शाम 5 बजे के बाद खिड़की खुली ना रखने की वार्निंग भी देता है, जो अनिर्बन के डैड कभी नहीं मानते थे। उनका इन बातों को नहीं मानने का सबसे बड़ा कारण यह भी था कि उन्होंने कभी भी इस गेस्ट हाउस में कुछ अजीबोगरीब महसूस ही नहीं करा था। लेकिन कभी कभार आधी रात नींद में उन्हें ऐसा लगता जैसे कोई उनके कान के पास आकर उनका नाम पुकार रहा हो। कई बार उन्होंने उठकर रूम में चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। दुर्गापुर टूरिस्ट लॉज के इस कमरे में ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद अनिर्बन के डैड लेट राणा चक्रवर्ती ने इस गेस्ट हाउस में आना तो दूर, इसके बारे में सोचना तक छोड़ दिया था। हर बार की तरह राणा चक्रवर्ती अपने काम के सिलसिले से कोलकाता से दुर्गापुर गए, लेकिन इस बार वो अकेले नहीं थे। इस बार उनके साथ उनकी वाइफ मिसेस मीनाक्षी चक्रवर्ती और उनका 3 साल का बेटा अनिर्बन भी उनके साथ गया। लॉज में घुसते के साथ ही वहां के मैनेजर ने उन लोगों का स्वागत एक लंबी सी स्माइल से करा, क्योंकि मिस्टर चक्रवर्ती यहां हमेशा आते रहते थे। उनकी जान पहचान यहां के मैनेजर, स्टाफ, सारे के सारे लोगों से बहुत ही अच्छी थी। या यूं कहिए कि वो सारे लोगों से किसी दोस्त की तरह ही मिलते थे। मैनेजर ने बातों ही बातों में सजेस्ट करा कि इस बार मिस्टर चक्रवर्ती किसी और कमरे में ठहरे, ना कि उसमें जिसमें वो हमेशा ठहरते थे। मिस्टर चक्रवर्ती ने मैनेजर की एक नहीं सुनी और उससे हंसते हुए कहा कि उन्हें उसी कमरे की चाबी दे दे जिसमें वो हमेशा ठहरते हैं। अजीब सी कश्मकश वाली परिस्थिति में मैनेजर ने वो चाबियां तो मिस्टर चक्रवर्ती को दे दी, लेकिन साथ ही साथ मिसेस मीनाक्षी चक्रवर्ती से एक छोटी सी गुजारिश करी। उसने कहा कि शाम 5 बजे के बाद खिड़की खुली न रखें मैडम, और हो सके तो किसी भी समय खिड़की के सामने खड़े होकर अपने बाल ना बनाएं। ये चेतावनी मैनेजर हर गेस्ट को देता था, लेकिन आज उसे एक अजीब सा डर लग रहा था, क्योंकि पहली बार मिस्टर चक्रवर्ती अपने परिवार के साथ यहां आए थे
और वो नहीं चाहता था कि उनके साथ कोई दुर्घटना घटे। कमरे में चेक इन करने के बाद मिस्टर चक्रवर्ती अपने काम से बाहर चले गए और मिसेस चक्रवर्ती अपने 3 साल के बेटे को रूम में छोड़ खुद नहाने चली गई। नहाकर जब वो बाहर निकली तो अपने बाल सुखाने वास्ते उन्होंने खिड़की खोली और खिड़की खोलते के साथ ही सामने का दृश्य उनकी आंखों के सामने था। सामने का दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जितनी दूर मिसेस चक्रवर्ती की नजर गई उन्हें बस कब्र ही कब्र दिखाई दे रही थी। इस दुर्गापुर टूरिस्ट लॉज के पीछे एक कब्रिस्तान था। जिंदगी के बाद की इस सच्चाई को देख मिसेस मीनाक्षी बहुत डर गई थी। उन्होंने तुरंत खिड़की बंद करी और अपने 3 साल के बेटे अनिर्बन को लेकर पलंग पर बैठकर उस भयावह स्थिति में अपने पति का आने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। शाम करीबन 6 बजे मिस्टर चक्रवर्ती अपने काम से लौटे। उनको देखकर मिसेस चक्रवर्ती की सांसों में सांसें आई। उन्होंने अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करा कि वो मैनेजर से बात करके अभी का अभी रूम चेंज करें, क्योंकि इस रूम की खिड़की के ठीक सामने कब्रिस्तान है जिसका एक एक दृश्य शायद रात भर उन्हें अर्थात मिसेस मीनाक्षी चक्रवर्ती को शायद सोने ना दे। मिस्टर चक्रवर्ती ने अपनी बीवी को बताया कि पिछले 5 साल से जब जब वो दुर्गापुर आए हैं इस लॉज के इसी कमरे में ठहरे हैं, और ये दिलासा दिया कि आज तक उनके साथ ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ जो उन्हें इस बात से डरा दे कि इस रूम की खिड़की के ठीक सामने का नजारा एक कब्रिस्तान का है। बहुत समझाने के बाद मिसेस चक्रवर्ती कन्विंस हो गई और आज की रात इस रूम में बिताने का फैसला किया। पर इन सब के बीच मिसेस चक्रवर्ती ने एक बात छिपाई। मैनेजर की चेतावनी के बावजूद मिसेस चक्रवर्ती ने ना तो सिर्फ खिड़की खोली बल्कि वो वहां खुले बालों में कुछ देर के लिए खड़ी भी थी। की रात करीबन 11 बजे मिस्टर चक्रवर्ती की नींद को उन्हीं के रूम से आ रही एक अजीब सी आवाज ने तोड़ दिया। उन्होंने उठकर देखा तो पाया कि उनकी बीवी मीनाक्षी के बाल हवा में थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अपनी ओर खींच रही हो। और खुद को बचाने के लिए मिसेस चक्रवर्ती टेबल के एक कोने को पकड़ी हुई हैं और डर के कारण उनके गले से कोई आवाज भी नहीं निकल पा रही। एक पल को तो मिस्टर चक्रवर्ती को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत जुटाकर अपनी बीवी का हाथ पकड़ उसे अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश की। उनकी ये कोशिश नाकामयाब हो रही थी क्योंकि वो अदृश्य शक्ति बहुत ज्यादा शक्तिशाली थी जो मिसेस चक्रवर्ती को उस कमरे से बाहर की ओर घसीट रही थी। मिस्टर चक्रवर्ती ने जोर जोर से मदद की गुहार लगानी शुरू कर दी और कुछ ही पलों में उस लॉज के अगल बगल के कमरे के लोग और मैनेजर भी आ गए। सबने मिलकर बहुत मुश्किल से मिसेस चक्रवर्ती को बिस्तर पर लिटाकर उनके हाथ पांव बांधे। इस हालत में भी मिसेस चक्रवर्ती के शरीर के अंदर न जाने कैसी अद्भुत शक्ति थी जो उस पूरे पलंग को हिलने पर मजबूर कर रही थी। इस हालत में मिसेस चक्रवर्ती बस एक ही बात बार बार कही जा रही थी कि कोई मुझे मारना चाहता है और वो मुझे मौत की ओर घसीट रहा है। प्लीज मुझे बचा लो।
मिस्टर राणा चक्रवर्ती काफी साहसी इंसान थे। उन्होंने रात भर अपनी बीवी के सर पर हाथ रख अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप किया। सूरज की पहली किरण के साथ मिसेस चक्रवर्ती की हालत बहुत सुधर चुकी थी, मानो पिछली रात उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं था। बस उनके शरीर में एक अजीब सी थकान थी। मिसेस चक्रवर्ती के साथ उस रात जो कुछ भी हुआ, आपको शायद यह उनके डर से उत्पन्न हुई मानसिक परिस्थिति लगे, लेकिन अचानक से मिसेस चक्रवर्ती के शरीर में आई अपार शक्ति, जिसको काबू में करने में करीबन 5-6 लोगों की मदद लेनी पड़ी, इसे एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल होगा। दुर्गापुर टूरिस्ट लॉज आज भी मौजूद है, लेकिन वहां कोई नहीं रहता। कई सालों से वो वीराना पड़ा है। शैलेंद्र और फराज की जिंदगी बदल गई थी उन चंद घंटों में जब शैलेंद्र ने फराज को चैलेंज दिया था छत पे रुमाल बांध के आने का। शैलेंद्र जब छत पे रुमाल वापस लेने पहुंचा तो वहां उसे रुमाल तो नहीं मिला, लेकिन नीचे आके जब वो फराज को डरपोक होने के ताने दे रहा था तो फराज को वो बच्चा जरूर दिखाई दिया जिसकी बात पूरी बिल्डिंग के लोग करते थे। इसके बाद उन्हें वो रुमाल अपने दरवाजे के बाहर मिला। 7th फ्लोर पे उनके फ्लैट की खिड़की का कांच किसी ने बाहर से खटखटाया और फिर कमरे में किसी के स्केटिंग करने की आवाजें आई, जिसके बाद उनके दरवाजे के नीचे से किसी ने कागज का एक टुकड़ा सरकाया जिस पर लिखा था, प्लीज हेल्प मी। ये देखते ही शैलेंद्र को लगा कि कोई है जिसको मदद चाहिए और उसने दरवाजे को खोल दिया और दरवाजा खोलते के साथ ही शैलेंद्र को किसी ने एक झटके से खींच लिया बाहर और दरवाजा बहुत जोर से बंद कर दिया। पूरे घर में मौत जैसा सन्नाटा था। दरवाजे के बंद होते ही फराज तो जैसे बस अपनी जिंदगी को खत्म मान चुका था। शीर दिल होके भी बच्चों की तरह रो पड़ा। डरते डरते कुछ देर तो बैठा रहा, लेकिन फिर दोस्त की जान का सवाल था। हिम्मत करके उठा, धीरे से बिना किसी आवाज के दरवाजे को खोला और बाहर झांका। बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। सारा सामान वैसे का वैसे ही पड़ा था। धीमे कदमों से 4 कदम ही आगे बढ़ा था फराज कि कमरे की लाइट चली गई। 1 कदम और बढ़ाया तो एक रोलर स्केट पे पैर पड़ा और फराज जमीन पे गिर पड़ा। गिरते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गई, सांसें बिखरने लगी क्योंकि उसकी आंखों के सामने शैलेंद्र की लाश पड़ी थी। फराज एक झटके से चौंक के उठा, जेब से मोबाइल की रोशनी में देखा तो कमरा बिल्कुल ठीक था। ना ही कोई रोलर स्केट था और ना ही कोई लाश। कमरे के फर्श पर कुछ दिखाई दिया तो वो रोलर स्केट्स के निशान थे जो एक तरफ जा रहे थे। फराज उन निशानों के पीछे गया। मोबाइल टॉर्च की रोशनी में आहिस्ता आहिस्ता जाते जाते एक जगह जहां पर निशान खत्म हुए वहीं पर फराज भी रुक गया। ये वही खिड़की थी जिसपे खटखटाने की आवाज हुई थी और शीशा चकनाचूर हुआ था। पर गौरतलब बात यह है कि कहीं भी कांच के टुकड़े नहीं थे और खिड़की अपनी जगह पर मौजूद थी। फराज ने खिड़की से झांक के देखा
तो शैलेंद्र नीचे खड़ा फराज को नीचे आने का इशारा कर रहा था। फराज की जान में जान आई कि शैलेंद्र ठीक है। वहीं से बोला, तू वहीं रुक, मैं आ रहा हूं नीचे। इतना कह के फराज वहां से बाहर की ओर भागा और दौड़ता हुआ नीचे वहीं पहुंचा जहां शैलेंद्र खड़ा था। लेकिन जब पहुंचा तो शैलेंद्र वहां नहीं था। पता नहीं उसे क्या सूझा कि वापस खिड़की की ओर ऊपर देखा। शैलेंद्र खिड़की पे खड़ा वैसे ही फराज को ऊपर आने का इशारा कर रहा था जैसे कुछ देर पहले नीचे खड़े होकर उसे नीचे की ओर आने का इशारा कर रहा था, बुला रहा था। सीधी बात तो ये थी कि कुछ भी ठीक नहीं था। फराज ऊपर देखता हुआ वहां से भागने की सोच रहा था कि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और फिर जब उसकी आंख खुली तो एक आवाज उसके कानों में कुछ कह रही थी, बड़ा बहादुर है ना तू, किसी से नहीं डरता। चल उठ, रुमाल बांध। उठना, बांधना रुमाल। आंखें धीरे धीरे खोली तो फराज ने देखा वो उसी कमरे में था जहां वो और शैलेंद्र थे और एक बहुत धीमी सी आवाज उसके कानों में आ रही थी, जो आवाज किसी और की नहीं बल्कि शैलेंद्र की थी। फराज भाई, मुझे निकाल यहां से। फराज, फराज तू मुझे सुन रहा है ना? मुझे निकाल यहां से। फराज, फराज तू सुन रहा है ना? फराज, मुझे यहां से निकाल लेना भाई, मुझे यहां से निकाल लेना। फराज को इस बात की राहत मिली कि शैलेंद्र ठीक है और जिंदा है। उस आवाज का पीछा करते हुए फराज कमरे से बाहर गया। फराज भाई, फिर गौर से सुन के फ्लैट के बाहर आया और उसी आवाज का पीछा करते हुए एक एक करके सीढ़ियां चढ़ने लगा। सुन रहा है ना? फराज रुकना चाहता था, वो अपने कदमों को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, लेकिन शैलेंद्र की जान का सवाल था। छत पर पहुंचा फराज तो भाई, आवाज साफ हुई। मुझे निकाल यहां से। समझ आ रहा था कि आवाज यहीं से आ रही है और इतनी बड़ी छत पे सिर्फ एक स्टोर रूम ही था जहां पर किसी को बंद किया जा सकता था। फराज उसी तरफ पाइप्स के ऊपर से उछलता हुआ और दौड़ता हुआ स्टोर रूम के सामने पहुंचा। आवाज फराज भाई, अभी भी आ रही थी। मुझे निकाल यहां से। फराज ने उस लोहे के दरवाजे की कुंडी को खोलने के बाद वहां जो कुछ भी देखा, उसे देख उसके मन में बस एक ही सवाल आ रहा था कि मैं क्यों छत पर आया, क्योंकि स्टोर रूम के दरवाजे को खोलने के बाद फराज की आंखों के सामने वही बच्चा खड़ा था, अपने हाथों में रुमाल लिए और फराज की तरफ अपने हाथों को बढ़ाए हुए। फराज हड़बड़ा के 4 कदम पीछे हटा तो लड़खड़ा के सर के बल गिर पड़ा। स्केट्स की आवाज एक बार फिर से फराज के कानों में पड़ रही थी। उसने छत पर नजर दौड़ाई तो देखा शैलेंद्र वहां खड़ा था, जैसे खुली आंखों से भी बेहोश था। वो बिल्कुल हिलडुल नहीं पा रहा था और स्केट्स की आवाज उसके पास जा रही थी। फराज शैलेंद्र को आवाजें दे रहा था, लेकिन शैलेंद्र को शायद कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। स्केट्स की आवाज धीरे धीरे तेज होती गई और शैलेंद्र एक झटके से उछल के छत के नीचे गिरा, जैसे किसी ट्रक ने उसे धक्का मार के हवा में उछाल दिया। फराज दौड़ता हुआ उस कोने में पहुंचा और नीचे शैलेंद्र को गिरता देख चीखा,
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शैलेंद्र की लाश नीचे खून में डूबी पड़ी थी और फराज अपने आप को कोसता हुआ वहीं खड़ा था। रोते रोते उसके कानों में दोबारा एक आवाज आई। वो आवाज काफी तेजी से फराज के पास, बिल्कुल पास, बहुत पास आई और उसके बाद कॉम्प्लेक्स के फर्श पर 2 लाशें पड़ी थी, शैलेंद्र की और उसके बगल में फराज की, और ठीक बगल में एक रुमाल पड़ा था जिस पे लिखा था प्लीज हेल्प मी। आज से तकरीबन 4 साल पहले आज ही की तारीख में इस कॉम्प्लेक्स में दिन दहाड़े एक डकैती हुई थी, जहां एक बच्ची जिसका नाम था संचिता, वो घर पे अकेली थी। डाकुओं से जूझते हुए वो किसी तरह अपने घर से बाहर निकली और छत तक पहुंची थी, लेकिन डकैतों ने उसका पीछा किया और छत पे वो हेल्प हेल्प की पुकार लगा रही थी, लेकिन शायद उस भरी दोपहर में किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। डकैतों ने पीछे से आकर उसे पकड़ा और उसे छत से नीचे फेंक दिया। नीता को उसकी ऑफिस के लिए काफी देर हो रही थी। सब कुछ तैयार करके जब वो नहाने के लिए गई तो ऑफिस की बातों को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन में थी। वो इन्हीं ख्यालों में डूबी थी कि अचानक कमरे में रखे स्पीकर्स फुल वॉल्यूम में बजने लगे और दोबारा नहाने चली गई। नहाकर बाहर आने के बाद ऑफिस जाने के लिए उसने जो कपड़े निकाल कर रखे थे, उन्हें देखते ही वो चिल्ला पड़ी। उसके कपड़े जगह जगह से ऐसे कटे हुए थे जैसे किसी ने उन्हें कैंची से काटा हो। चीख पुकार सुनकर नीता की मां दौड़ी दौड़ी कमरे में आई और नीता को ऐसी हालत में देखकर एक पल के लिए तो वो भी घबरा गई थी। नीता ने उन्हें पूरी बात बताई तो उन्होंने खुद भी देखा, लेकिन देखते ही हंस पड़ी और प्यार से नीता को समझाने लगी कि वो ऐसे इतने दिनों से रात रात भर जाग जाग के काम कर रही थी और देर से आती है, इसलिए थोड़ी परेशान है, इसलिए ये सारी चीजें उसके साथ में हो रही हैं। और ये भी कहा कि उसे आराम की सख्त जरूरत है, क्योंकि जिन कपड़ों को लेकर नीता चीखी थी वो बिल्कुल सही सलामत थे। नाश्ते की टेबल पर बैठ के मां ने नीता को चाय दी और वापस अंदर किचन में गई। नीता ने भी सोचा कि मां सही कह रही है। सोचते सोचते उसने देखा चाय का कप और प्लेट अपने आप कांपने लगे। नीता ने अपने हाथ को बढ़ाकर कप पकड़ा और उठाने गई तो उठा नहीं पाई, जैसे किसी ने कप को पकड़ रखा हो। नीता शायद चीख पड़ती, लेकिन उससे पहले ही उसकी मां हॉल में आई और कप छूटकर नीता के हाथों में अचानक से आ गया। नीता तुरंत उठी और बिना खाए सीधे बैग उठाकर घर से बाहर निकल गई। मां पीछे से बस आवाज ही देती रह गई, लेकिन नीता रुकी नहीं। लिफ्ट में नीता नीचे की ओर जा रही थी। जब सेकंड फ्लोर से लिफ्ट फर्स्ट फ्लोर पे जा रही थी तो सामने द्विवेदी आंटी खड़ी थी, जिन्हें देखते ही नीता चाह कर भी चीख नहीं पाई। द्विवेदी आंटी को मरे हुए 3 साल हो चुके थे। वो आंखें बंद करके बस लिफ्ट के दरवाजे को ही पकड़ी रही ताकि कोई उसे खोल न ले। नीता ने किसी तरह अपने आप को संभाला और जैसे ही नीचे पहुंची तो उसे याद आया कि उसने अपना फोन घर पे ही छोड़ दिया है।
नीचे सिक्योरिटी की डेस्क से घर पे मां को फोन किया तो 2 रिंग के बाद में फोन उसके पिताजी ने उठाया और कहा, बेटा मां तो नहा रही है, थोड़ी देर में फोन करो, मैं बात करवाता हूं। नीता के पास इस वक्त कुछ नहीं था कहने को, क्योंकि उसके पिताजी की मौत 4 महीने पहले हुई थी। नीता को अब अपनी मां की चिंता हुई। वो भागी भागी वापस घर की ओर गई कि कहीं मां को कुछ न हो जाए। घर वापस जाते वक्त अब दोबारा द्विवेदी आंटी उसे दिखाई नहीं दी। घर पहुंचकर जैसे ही अंदर पहुंची तो देखा मां तो आराम से सर पे तौलिया बांधे किचन में काम कर रही थी। उसने मां को पूरी बात बताई तो उन्होंने नीता से कहा कि वो इतने दिनों से काम करे जा रही है, अब बस 3-4 दिन की छुट्टी उसे लेनी ही पड़ेगी। नीता ने सोचा कि सचमुच इस तरह से तो वो पागल ही हो जाएगी। उसने अपने बॉस को फोन किया तो बॉस का फोन स्विच ऑफ था। सोचा रिसेप्शन पे फोन करके फोन कनेक्ट करवा लूं। रिसेप्शन पर गार्ड ने फोन उठा के नीता की आवाज सुनते ही कहा, अरे मैडम कितनी बार फोन करेंगी? अरे कॉफी वहीं टेबल पे ही तो रखी है आपकी। नीता को लगा कि शायद वो कोई और समझकर ऐसे बात कर रहा है। उसने बताया कि वो नीता बोल रही है। यह सुनकर सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, अरे हाँ मैडम, आपकी आवाज नहीं पहचानेंगे क्या? हम आपकी ही कॉफी रख के आए हैं वहां पे। नीता के लिए अब ऑफिस जाना बहुत जरूरी था। वो तुरंत बिना कुछ बोले ऑफिस की ओर भागी। पूरे रास्ते अब तक की घटनाओं की बातें सोच सोच के वो पागल हो जा रही थी और इतनी ही देर में उसका ऑफिस भी आ गया। वहां पहुंचते के साथ ही वो अपनी गार्ड पर चढ़ बैठी और कहा, क्या बकवास कर रही थी तुम? सिक्योरिटी गार्ड नीता को देखते ही रह गया और उसने सब कुछ सुनने के बाद कहा, अरे मैडम, आपका फोन आएगा तो क्या मैं ऐसे बदतमीजी से बात करूंगा आपसे? आपने यहाँ कोई फोन वोन नहीं किया है। मेरा यकीन कीजिए मैडम, आपने जरूर कोई गलत नंबर डायल किया होगा। नीता गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई अपनी सीट पर। पानी पीकर काम करेगी, यही सोचा था उसने। लेकिन अपनी सीट पर बैठ के उसने देखा उसके कंप्यूटर पर अपने आप कुछ न कुछ होता जा रहा था। उसके छुए बिना ही कुछ टाइप हो रहा था और वही चीज उसके कानों में भी कोई बोल रहा था, बेहद खूबसूरत लग रही है आप इन कपड़ों में, इन्हें खुद से अलग मत कीजिएगा, बेहद खूबसूरत लग रही है। नीता चीख पाती तो शायद पूरी बिल्डिंग के शीशे फूट जाते, लेकिन उसकी चीख गले में ही अटक के रह गई। उसने अपने हाथ पैर मारकर चेक किया कि किसी ने कंप्यूटर का रिमोट एक्सेस तो नहीं लिया है। नीता पूरे दिन कोई काम नहीं कर पाई ऑफिस में। सारा दिन उसका खिटपिट में ही बीत गया। रात को जब घर लौटी तो ऊपर जाने के लिए लिफ्ट आई। लिफ्ट चली तो सही, लेकिन एक बार उसी फ्लोर पर जाकर रुकी जहां सुबह उसे द्विवेदी आंटी दिखी थी। लिफ्ट जब तक रुकी तब तक नीता की धड़कन 100 के पार चली गई थी। नीता की सांस में सांस तब आई जब उसने देखा कि लिफ्ट के बाहर कोई नहीं था। लिफ्ट का दरवाजा अपने आप वापस बंद हुआ और लिफ्ट चल पड़ी। नीता को लगा जैसे लिफ्ट में कोई और भी है। पलट के देखा तो नीता चीख कर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी, क्योंकि लिफ्ट के अंदर ठीक नीता के पीछे द्विवेदी आंटी खड़ी मुस्कुरा रही थी। और जब उसकी आंख खोली तो वो अपने कमरे में ही अपने बिस्तर पे थी। गर्मी बहुत ज्यादा थी और उसे प्यास भी बहुत लगी थी। उसने सोचा कि उठकर थोड़ा पानी पी लूं। उठकर आधी बेहोशी सी हालत में, काफी डरी डरी सी,
फ्रिज के सामने तक जाकर पानी की बोतल उसने निकाली और अभी 2 घूंट पानी पिया ही होगा कि मां के कमरे से आती हुई आवाजों ने उसके ध्यान को खींचा। ध्यान से सुना तो समझ आया जैसे अंदर मां किसी से बात कर रही थी। दरवाजे के करीब गई और कान लगाया तो साफ साफ अपनी मां को अपने पिताजी से झगड़ते हुए सुना। मां रोते रोते कह रही थी, तुम इंसान हो या जानवर, मैं अगर मर भी जाऊं कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हें। नीता बस दरवाजे को खोलकर अंदर जाने ही वाली थी कि पीछे से उसकी मां कमरे का दरवाजा खोलकर वहां से निकली और कहा, अरे तू वहां क्या कर रही है? नीता एकदम अचानक से पलटी और उसने कहा, वही कर रही है जो मैं किया करता था। जब तक जिंदा था तब तक कुछ पता नहीं चला कि तुम किससे छुप छुप के बातें किया करती थी, लेकिन जिस रात शहर देकर तूने मुझे मारा ना, उसी दिन से सब जान गया मैं। और इसके बाद नीता कुछ और नहीं बोल पाई और वो फिर से बेहोशी की हालत में चली गई। उसकी मां ने किसी तरह उसे संभाला और पानी के छींटों से जगाया और फिर उसे अपने साथ अपने पास में ही सुलाया। नीता जैसे काफी गहरी नींद में थी। उसकी मां जैसे ही सोई, नीता की आंखें खुली। सुबह होने में बस कुछ ही मिनट बाकी थे। न जाने नीता को क्या सूझी कि वो घर से तुरंत बाहर निकली, लिफ्ट में गई और फर्स्ट फ्लोर का उसने बटन दबाया। लिफ्ट वहां पहुंची तो बाहर निकल के देखा द्विवेदी आंटी अपने फ्लैट के दरवाजे के पास सीढ़ियों पर बैठी है। उनके पास जाकर नीता ने कहा, आंटी आप तो जा चुकी हो ना, आप वापस क्यों आई हो? क्या आप मुझे कुछ बताना चाहती हो? शायद इसीलिए आप मुझे बार बार दिखाई देती हो। वो मुस्कुराई और नीता के कानों के पास अपना चेहरा ले गई और एक नंबर उसे बोला। नीता को नंबर याद था। उसने कहीं तो इस नंबर को सुन रखा था। वो तुरंत वापस अपने घर की ओर भागी और पहुंचकर अपना मोबाइल निकाला तो देखा बिना चार्ज किए फोन ऑफ हो चुका था। घर का लैंड फोन डेड पड़ा था। उसने मां का मोबाइल उठाकर नंबर डायल किया तो घंटी जा रही थी। नीता के दिल की रफ्तार बढ़ती जा रही थी क्योंकि सुबह के इस वक्त न जाने कौन होगा फोन की दूसरी तरफ। नीता बस फोन काटने ही वाली थी कि फोन उठा। उधर से एक आधी सोई आवाज आई, क्या हुआ? आज सुबह सुबह रोमांस कैसे सूझ गया तुम्हें? नीता की सुबह की शिफ्ट है क्या? नीता ने तुरंत अपना फोन काटा। देखा नंबर सेव था और वो किसी और का नहीं, द्विवेदी अंकल का था। नीता की मां तकरीबन 2 घंटे के बाद जब सो के उठी तो नीता उनके सामने बैठी थी और घंटों से बस रोए जा रही थी। उसकी मां ने बार बार पूछा लेकिन नीता कुछ नहीं बोली, बस रोती गई और रोती गई। आखिर में बस उसने एक सवाल पूछा कि उसके पिताजी कैसे मरे थे। नीता की मां समझ चुकी थी कि अब और नहीं बच सकती। कमल द्विवेदी और नीता की मां का अफेयर कॉलेज के वक्त भी था, लेकिन कुछ मुश्किलों की वजह से दोनों की शादी नहीं हो पाई थी। शादी के बाद अलग अलग शहरों में भी थे, लेकिन तकरीबन 4 साल पहले जब कमल द्विवेदी का ट्रांसफर
वापस इस शहर में हुआ तो उनकी बीवी की हालत और तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी कुछ दिनों से, और इसी कारण उनकी मौत हुई। नीता की मां को कमल द्विवेदी के दोस्त के तौर पे ही उनके परिवार में सब जानते थे। नीता की मां और कमल द्विवेदी में करीबियां पड़ती रही, और फिर एक दिन सुबह नीता के पापा दुनिया में नहीं थे। दोनों ने मिलकर उन्हें जहर देके मार दिया था। इतने सालों का रिश्ता एक दूसरे बेनामी रिश्ते के लिए तोड़ दिया था। 3 दिन पहले नीता के पिताजी की जन्मतिथि थी। नीता अपना रोना नहीं रोक पा रही थी। सिर्फ एक ही दुआ मांगे जा रही थी कि एक बार फिर पापा को सामने ला दे कोई, उनसे पूछ तो सके कि आखिर क्यों अचानक चले गए थे वो। नीता ने तो सोचा था बस एक छोटे से सवाल का जवाब, लेकिन बदले में इतना घिनौना जवाब मिलेगा, वो भी अपनी मां की तरफ से, ये उसने नहीं सोचा था। आज की तारीख में नीता अकेली रहती है। उसकी मां ने उठने के कुछ देर बाद ही खुदकुशी कर ली थी। शायद थोड़ी शर्म तब भी बाकी थी उनमें। शायद सच ही कहते हैं कि इंसान की तरह उनके प्यार के भी कई चेहरे होते हैं, कुछ बड़े प्यारे, खूबसूरत और साफ, तो कुछ बहुत ही गंदे। मैं सलब किसी भी सुपरनैचुरल चीज पे कभी यकीन नहीं करता था, तब तक जब तक मैं पुरानी हवेली के उस आईने को अपने साथ लेकर नहीं आया, जिसे लेकर हवेली से निकलते वक्त पहले तो मुझे लगा कि मेरा वजन बढ़ता हुआ महसूस हो रहा है। गाड़ी लॉक करके जब मैं लिफ्ट में घुसा तो लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले ही मैंने देखा कि कैसे मेरी गाड़ी के ड्राइविंग सीट के अलावा तीनों दरवाजे एक के बाद एक खुले, बंद हुए, और फिर मेरी उंगली जैसे किसी ने हल्की सी हिलाई हो और गाड़ी को लॉक कर दिया। पुराने जमाने का एक एंटीक हाथ लगा था। कुछ खास पुराना तो नहीं था, लेकिन जो भी था काफी अच्छा था। लेकिन अभी जो देखा, महसूस किया, उसके बाद कुछ भी समझ पाना मुश्किल नहीं था। मैंने सोच लिया था कि करना क्या है। मैंने लिफ्ट का गेट बंद किया और चुपचाप खड़ा रहा। लिफ्ट ऊपर जाने लगी और मुझे समझ में आने लगा कि मैं लिफ्ट में अकेला नहीं हूं। मेरे साथ एक दो नहीं, ज्यादा लोग हैं। दिल ही दिल में जिंदगी में कभी जिस ऊपर वाले का नाम नहीं लिया था, उसका नाम मैं लेता जा रहा था। और जैसे जैसे मेरा फ्लोर आ रहा था, मैं दिले दिल तैयार हो रहा था। मेरे फ्लोर पर लिफ्ट रुकी तो मैंने झट से दरवाजा खोला, आईना उठाया और लिफ्ट से निकल के पलट कर बोला, ये मेरा घर है, मेरा इलाका है, चले जाओ वरना दिक्कत में पड़ जाओगे सबके सब। और उसके बाद आईना उठाकर किसी दबंग राजा महाराजा की तरह शाम से अपने फ्लैट की ओर चल पड़ा। और गैलरी में मुड़ते ही जो मैंने देखा तो पाया कि मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ था। मैं जानता था कि मुझे घबराना चाहिए था, डरना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने अब और जिद में आकर घर में घुसने के बाद लिविंग रूम में सामने ही आईने को लगा दिया और दरवाजे को बंद कर दिया। दरवाजे को बंद करने के बाद मैं सीधे अपने कमरे में गया और एक बोतल में थोड़ा होली वाटर पड़ा था, उसे हथेली में लेकर पूरे घर में छींटे मारे जा रहा था। और उसके बाद आराम से पलंग पर लेट गया और थकान के मारे
नींद भी मुझे बेहद जल्दी आई। नींद में ही मुझे समझ में आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ थी, क्योंकि पूरे घर में लगातार चहलकदमी की आवाजें रह रहकर सुनाई दे रही थी। और नींद ऐसी आ रही थी कि समझ नहीं आ रहा था सपना देख रहा हूं या सचमुच ये सब कुछ हो रहा है। रात भर दिक्कत तो बहुत हुई, लेकिन नींद नहीं टूटी। और सवेरे जब नींद टूटी और आंखें खुली तो लगा जैसे आज के बाद कभी चैन से सो नहीं पाऊंगा। चहलकदमी की जो आवाजें सुनाई दी थी नींद में, वो सचमुच हुई थी पूरे घर में, लेकिन फर्श पर नहीं, पूरे घर की छत पर 3 अलग अलग जोड़ी पैरों के निशान थे। मैं क्या करूं क्या नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर पे फोन करता तो सब परेशान हो जाते। बिल्डिंग में ही एक भैया थे, संदीप भैया, हमेशा सबकी मदद को तैयार रहते थे। सुना था कि ऐसे मामलों में भी मदद करते हैं। मैं सीधा उन्हीं के पास पहुंचा और उन्हें आईने की बात छोड़कर सिर्फ पैरों के निशानों की बात बताई। वो तुरंत मेरे साथ मेरे घर पर आए और घर में घुसते के साथ ही उनका मुंह बन गया, जैसे पता नहीं मेरे घर में बदबू भरी हो, गंदगी भरी हो। चलते हुए चारों ओर नजर दौड़ाते हुए अंदर जाने लगे तो दीवार पर लगे आईने के पास पहुंचते ही ठिठक कर रुक गए और पलटकर मुझसे कहा, मैं तो क्या तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता। तुम जानते नहीं कि तुमने क्या किया है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है और अब सजा भुगतने को तैयार हो जाओ। इतना कह के संदीप भैया चिल्लाने लगे, तड़पने लगे, जैसे कि उनके बदन पर किसी ने खौलता तेल डाल दिया हो। वो चीखे जा रहे थे और बहुत बहुत बुरा हाल था उनका। और चीखे भी उनकी ऐसी थी जैसे वो अकेले नहीं चीख रहे थे, उनके साथ जैसे और कई लोग मिलकर चीख रहे थे। मैं किसी तरह उन्हें संभालने उनके पास पहुंचा और उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो उनका चीखना अचानक रुक गया। पूरे घर में जहां अभी तक इतना भयानक शोर हो रहा था, वहां बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। वो किसी बुत की तरह खड़े खड़े उस आईने में खुद को देख रहे थे। मैं उनके पास धीमे धीमे गया और कंधे पर हाथ रख के बस मैंने उनका नाम लिया, संदीप भैया, संदीप भैया, आप ठीक हैं? संदीप भैया पलटे, मुझे बड़ी अजीब तरीके से देखा और फिर पता नहीं क्या हुआ, अचानक बदहवास से पूरे घर में दौड़ने लगे और इधर उधर, कभी दीवार से, कभी फ्रिज, तो कभी अलमारी से जाकर पूरी ताकत से टकरा जाते। इससे पहले कि मैं अपनी जगह से हिल भी पाता, संदीप भैया पूरी तरह से लहूलुहान हो चुके थे। उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं तो वैसे ही घबराया हुआ था और अब डर भी मुझे बहुत लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। और मेरे डरने और सोचते रहने के बीच में पता नहीं कब संदीप भैया दौड़ते हुए खिड़की तक गए और 8वें माले के मेरे फ्लैट की खिड़की से नीचे कूद गए। संदीप भैया ने तड़प कर अपनी जान दे दी। मेरे पास एक ही मदद करने वाला था और वो भी मेरी आंखों के सामने दम तोड़ चुका था। मेरे पास यहां अपने ही घर से भागने के अलावा कोई और चारा ही नहीं था। लेकिन जाने से पहले मैं उस आईने को साबुत छोड़कर नहीं जाने वाला था।
मेरे बाद जिसे भी वो मिलता उसकी जिंदगी में भी ऐसा ही कोई तूफान आता। वापस उस हवेली में जाकर इसे वहां छोड़ने जितना वक्त नहीं था। मैंने वही किया जो कोई भी करता। सामने पड़ा लोहे का छोटा स्टूल उठाया और पूरी ताकत से उस आईने पर मारा, और वो आईना किसी भी मामूली शीशे के टुकड़े की तरह टूटकर पूरे कमरे में बिखर गया। और उसके टूटते ही मुझे पूरी उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि कुछ और ही हुआ। मेरे फ्लैट की दीवारों में अचानक से दरारें पड़ने लगी। सारा सामान अपने आप गिरने टूटने लगा। एक पल को लगा जैसे भूकंप आ रहा है और शायद पूरी बिल्डिंग गिर पड़ेगी, लेकिन पूरा फ्लैट उथल पुथल हुआ। चीजें टूट फूट कर जब कुछ और बचा नहीं टूटने फूटने को, तब कहीं जाकर सब अपने आप शांत हुआ और छत पर से एक बार फिर चहलकदमी की आवाजें आने लगी। वो आवाज दरवाजे तक गई। दरवाजा खुला और बंद हो गया। मैं घर से निकला नीचे संदीप भैया का हाल देखने, तो पूछताछ हुई। मेरी खिड़की से ही संदीप भैया की मौत हुई थी, इसलिए छानबीन हुई। मेरे घर में उन्हें जो चोटें लगी थी उनसे बने खून के निशानों की बिना पर शक मुझ पर ही आया, और मेरी बेगुनाही का कोई सबूत ना होने की वजह से मुझे सजा तो हुई, लेकिन मेरे बयान की वजह से मुझे कुछ महीने ऑब्जर्वेशन में पागल खाने में रखने को कहा गया। लेकिन आज 2 साल हो चुके हैं और मैं यही पागल खाने में हूं। बाकी सब कुछ ठीक ही था, लेकिन जब जब मैं आईने में खुद को देखने जाता तब तब मेरे पीछे छत पर मुझे चलते टहलते 3 लोग दिखाई देते हैं, जिनके हुलिये ऐसे हैं कि कोई होश में भी देख ले तो पागल हो जाए। यहां के डॉक्टर्स की गलती नहीं है। मैंने कितनी बार उनसे कहा है कि अंधेरे में आईना देखिए, कोई ना कोई जरूर आपको दिखाई देगा, लेकिन मानते ही नहीं है मेरी बात। सीधे शौक देने लगते हैं। मैं बेहोश हो जाता और बेहोशी में ही चहलकदमी की आवाजें मुझे सुनाई देती है, और आंख खोलते ही छत पर कदमों के निशान दिखाई देते हैं। मेरी एक गलती ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। एक गलती ने। आज प्रतीक का 7th बर्थडे था। करीबन 3 दिन से इसकी जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। प्रतीक के डैड अमन ने इस बर्थडे को ग्रैंड बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। दोपहर से ही घर पर गेस्ट्स का आना जाना शुरू हो गया, और देर रात करीबन 9 बजे शुरू हुई केक काटने की सेरेमनी। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Pratik, happy birthday to you। लाइट जहाँ चली गई यार। जनरली यहाँ लाइट नहीं जाती, लेकिन कमबख्त बिजली को भी आज ही जाना था। ये कहकर अमन घर की बालकनी की तरफ गया। बालकनी से देखा तो अगल बगल चारों तरफ लाइट थी, और एकमात्र उन्हीं का घर था जहां रोशनी नहीं थी। अमन ने मोबाइल पर टॉर्च चलाई और सीढ़ियों के रास्ते पहुंचा नीचे मीटर रूम की तरफ। मीटर रूम के सामने लगा था एक ताला, पर जिस हिसाब से उस पर जंग जमी थी, ऐसा लग रहा था मानो महीनों से किसी ने उसे नहीं खोला। ताला खोलकर अमन जैसे ही अंदर कदम रखा, उसे वहां घुटन महसूस होने लगी। मीटर रूम में बुरी तरह से धूल जमी थी और पूरा रूम मकड़ी के जालों से भरती था।
टॉर्च की रोशनी में जब अमन ने खोजबीन शुरू की तो पता चला कि एमसीबी ट्रिप कर गई, शायद लोड ज्यादा होने के कारण। उसने एमसीबी के स्विच को ऊपर करने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया कि उसे बड़ी जोर की छींक आई, कमरे में पड़ी धूल के कारण, और साथ ही एक आवाज आई, गॉड ब्लेस यू। उसे लगा कि प्रतीक शायद उसके पीछे पीछे आ गया हो, पर उसने घूमकर जब कमरे में देखा तो वहां कोई नहीं था। अमन को यहां चीजें सही नहीं लग रही थी, इसलिए उसने एमसीबी के स्विच को ऊपर किया और मीटर रूम का ताला लगाकर ऊपर जाने को तैयार ही हुआ था कि उसे लगा शायद कोई उसके पीछे खड़ा हो। अमन की हिम्मत नहीं हुई पीछे घूमकर देखने की, इसलिए वो सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर की ओर जाने लगा। अमन महसूस कर पा रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, इसलिए उसके बढ़ते कदम एकाएक रुक गए, और जैसे ही वो रुका कोई उसके ठीक बगल से दौड़ता हुआ ऊपर चला गया, जिसे अमन देख भी न सका। जो चीज दिखाई दी वो थी उसके सामने बंद होता दरवाजा। अमन दौड़ता हुआ ऊपर गया और दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, पर दरवाजा दूसरी तरफ से लॉक था। उसने जोर जोर से दरवाजे पर हाथ मारना शुरू किया, और सोचने वाली बात यह है कि दरवाजे पर दस्तक कोई दूसरी तरफ से भी दे रहा था। करीबन 1 मिनट तक यह सिलसिला चलता रहा, और उसके बाद दरवाजा अमन की बीवी ने खोला और पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? अमन ने जवाब दिया कि लाइट चली गई थी तो मैं चेक करने नीचे आया था। अमन की वाइफ ने उससे हंसते हुए कहा कि मेरे परिवार वालों से नजरें बचाए रखने के लिए अब तुम झूठ भी बोलने लगे। चलो पार्टी में, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अमन की बीवी और पार्टी के दूसरे लोगों की बातें माने तो लाइट गई ही नहीं थी। पार्टी खत्म हुई, सब लोग अपने अपने घर चले गए, पर अमन किसी गहरी सोच में डूबा था और रात को सो नहीं पा रहा था। पानी पीने के लिए कमरे से अमन हॉल में गया तो उसने अपने बेटे के कमरे से आती एक आवाज सुनी। उसने कमरे में जाकर लाइट जलाई तो देखा प्रतीक बड़े आराम से सो रहा था, पर तभी एक गाड़ी आई और उसके पैरों से टकराई। अमन ने उस गाड़ी को उठाया और अपने बेटे के कमरे का दरवाजा बंद कर उस गाड़ी को हॉल में डाइनिंग टेबल पर रखा और फ्रिज खोलकर पानी पी ही रहा था कि पीछे से आवाज आई, आइस स्पाइस। पलट कर देखा तो पूरे डाइनिंग हॉल में कोई नहीं था। अमन की हालत खराब हो चुकी थी। वो अपने कमरे में गया और सोने की कोशिश करने लगा। तभी उसने एक आवाज सुनी। ये उसके घर की छत पर किसी के दौड़ने की आवाज थी, पर आंख खुलते के साथ ही वो आवाज बंद हो गई। यह सिलसिला काफी देर तक चलता रहा। आंख लगती तो आवाज आती और आंख खुलती तो आवाज बंद हो जाती। अमन से रहा नहीं गया। वो हिम्मत कर छत पर चला गया। काफी देर इधर उधर झांकने के बाद भी जब उसे छत पर कोई नजर नहीं आया तो वो नीचे जाने के लिए आगे बढ़ा ही था कि उसकी नजर पानी की टंकी के नीचे गई। दूर से ऐसा लग रहा था मानो कोई वहां बैठा है। नजदीक जाकर अमन ने अपना सर झुकाया और पानी की टंकी के नीचे देखने लगा। पता चला कि उसने जो कुछ भी दूर से देखा था वो उसका वहम था। जैसे ही वो पानी की टंकी के नीचे से अपना सर निकाल रहा था कि किसी ने पीछे से उसकी पीठ पर मारते हुए कहा, दब्बा। अंधेरे में हुई इस घटना से अमन पूरी तरह चौंक गया था और हड़बड़ में जैसे ही उसने अपना सर उठाया वो पानी की टंकी से जा टकराया। अमन के सर पर बड़ी तेज चोट लगी थी। अमन ने तुरंत अपना होश संभाला और सीढ़ी की तरफ भागा। छत का दरवाजा बंद कर वो नीचे जा रहा था।
और उसे लग रहा था जैसे ठीक पिछली बार की तरह कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। जैसे ही अमन रुका, उसने महसूस किया कि कोई उसके बगल से दौड़ता हुआ निकल गया। इस बार अमन भी दौड़ता हुआ उसके पीछे गया। हॉल में जाकर देखा तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके बेटे प्रतीक के कमरे का दरवाजा अपने आप खोला और बंद हो गया। अमन ने तुरंत अपने बेटे के कमरे का दरवाजा खोला और लाइट जलाई तो उसका बेटा प्रतीक आराम से सो रहा था। कमरे में रखी अलमारी का दरवाजा खुला था। इससे पहले कि अमन उसे बंद करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता, अलमारी का दरवाजा अपने आप। इतना सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख चुके अमन ने अपने बेटे को उस कमरे में अकेला छोड़ना ठीक न समझा और उसे लेकर अपने घर के पहले तल्ले पर अपने कमरे में चला गया। दिन रविवार था, इसलिए अमन काफी देर तक सोता रहा और नींद टूटी भी तो एक आवाज से। अमन प्रतीक की आवाज सुन कमरे से बाहर निकला और देखा तो पाया कि बगल के कमरे से प्रतीक भी निकलकर बाहर आया। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे कि नीचे से आवाज आई, डैडी। प्रतीक अमन का इकलौता बेटा था। अगर वो उसके बगल में खड़ा था तो नीचे से आवाज किसने दी? नीचे जाने पर अगल बगल देख ही रहे थे कि प्रतीक ने कहा, डैडी, अगर मैं पतंग लूटने जाऊं तो आप मुझे पीछे से धक्का तो नहीं दोगे ना? प्रतीक की कही हुई ये बात सुन अमन को अपना 7th बर्थडे याद आ गया। उसने अपने बेटे से हाथ जोड़कर बोलना शुरू किया, प्रतीक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी बचपन में। प्रतीक, मेरी बचपन की उस गलती के लिए मेरे बेटे को सजा मत दो। प्रतीक, प्रतीक, मुझे माफ कर दो। प्रतीक, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता था। प्रतीक, मैंने मेरे बेटे का नाम भी तुम्हारे नाम पे ही रखा है। प्रतीक, प्रतीक, मुझे माफ कर दो। प्रतीक, तुम्हें जो करना है वो मेरे साथ कर लो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। प्रतीक, मेरे बेटे को छोड़ दो, उसे कुछ मत करो। वो नादान है, उसने कुछ भी नहीं किया है। प्रतीक। दरअसल बचपन में अमन के एक दोस्त का नाम भी प्रतीक था। दोनों पतंग लूटने के लिए छत की ओर दौड़ रहे थे। प्रतीक पहले न पहुंच जाए इसलिए अमन ने उसका पैर खींचा, जिससे सीढ़ी से गिरकर प्रतीक की मौत हो गई थी। सब लोगों को ये एक हादसा लगा और अमन ने भी किसी को कुछ नहीं बताया। आज कई सालों के बाद प्रतीक वापस आया, जब अमन के बेटे प्रतीक का 7वां जन्मदिन था। अमन ने रोते गिड़गिड़ाते हुए प्रतीक से माफी मांगी और शायद इसी का असर था कि अगले कुछ महीनों तक कुछ भी नहीं हुआ। इस घटना के 4 महीने बाद एक रोड एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से अमन आज व्हील चेयर पर है और वो कभी भागकर सीढ़ी नहीं चढ़ पाएगा। शायद प्रतीक ने ही उसे बचपन की गलती की सजा दी।